हेलो दोस्तों, शक्ति क्लासेस सहरसा में आपका स्वागत है। मैं शक्ति कुमार आज आपको क्लास 10 का भूगोल, क्लास 10th का ज्योग्राफी इकाई 1 आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें 1 पार्ट बन चुका है। अब आज जो आप देख रहे हैं पार्ट 2 देख रहे हैं। जो बच्चे पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो पार्ट 1 जाकर देख लें, उसके बाद पार्ट 2 देखें तो अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। तो जो भी 2024 या 2025 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सभी यहाँ से आपका जो हम पढ़ाएंगे आपके लिए, जो मेहनत कर रहे हैं, आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सब यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। इसलिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से जो नोट हम लिखाते जाएंगे वो नोट आप बनाते जाएंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पिछले कक्षा में आपको बता चुके हैं कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन को हम ग्राफ द्वारा बताए थे, बांटकर त्रिभुज बनाकर बांटे थे, बीच में मानव लिख दिए थे, उसके बाद ये तीनों तरफ लिख के आपको बताए थे। आज पिछले कक्षा में आपको बताए थे कि संसाधन को 4 भागों में बांट सकते हैं, वही 4 भागों को आज विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो पहला भाग बताए थे कि उत्पत्ति के आधार पर, क्या बताए थे? उत्पत्ति के आधार पे। तो आज हम उत्पत्ति के आधार पे बांटेंगे जैव संसाधन और जैव संसाधन, यानी उत्पत्ति के आधार पे संसाधन को 2 भागों में बांटा गया है, जैव संसाधन और जैव संसाधन। अब देखिए जैव संसाधन किसको कहते हैं? तो जैव संसाधनों की प्राप्ति जीव मंडल से होती है और इनमें जीवन व्याप्त होता है। मतलब जो जिसमें हम हैं, हम क्या है? जैव संसाधन है। आप जो हैं देख रहे हैं, आप जैव संसाधन है। यानी कह सकते हैं कि जो भी सांस ले रहा है, जो भी ग्रोथ कर रहा है, वो सभी का सभी जैव संसाधन है। पेड़ पौधा जैव संसाधन है। हम आपको बता रहे हैं हम जैव संसाधन है, क्योंकि हम देखिए सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, तो क्या हुए? हम जैव संसाधन है। क्लियर? यानी मनुष्य क्या हुआ? जैव संसाधन। मनुष्य में चाहे कुछ भी, लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, सभी जैव संसाधन है। वनस्पति जात, वनस्पति जात में क्या होता है? जिस पेड़ पौधा, आम का पेड़ हो गया, बबूल का पेड़ हो गया, लीची का पेड़ हुआ, जितना भी पेड़ पौधा देख रहे हैं सब जैव संसाधन। प्राणी जात, प्राणी जात जैसे प्राणी अलग अलग होता है, जैसे आप बोल सकते हैं जानवरों का, कीट का, पक्षियों का, सर्पों का, ये सब का प्राणी जात। मत्स्य मछली आप लोग जानते हैं, आपको आगे यही ज्योग्राफी में 10वां के ज्योग्राफी में बताएंगे मछली कितने प्रकार के होते हैं, भारत में मछली कितने प्रकार के पाए जाते हैं, कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, कितने प्रकार के वनस्पति भारत में पाए जाते हैं, सभी के बारे में आपको आगे चैप्टर मिलेगा। तो चलिए, तो आप लोग अच्छा समझ गए होंगे कि जैव संसाधन किसको कहते हैं। सीधी सी छोटी सी बात याद रखिएगा, जिसमें जीव है, जो सांस लेता है, ग्रोथ करता है यानी बढ़ता है, खाता है, वो सभी का सभी जैव संसाधन है। क्लियर? तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, और जो जो हम बोले हैं वो भी बात पर गौर कीजिएगा, एकदम सिंपल भाषा में। ये तो किताबी भाषा में हम थोड़ा बहुत लिख दिए हैं, लेकिन हम जो बोले हैं सीधी सी बात, बस जिसमें जीव है वो जैव संसाधन। क्लियर? चलिए अब आते हैं अजैव संसाधन। अजैव संसाधन किसको कहते हैं? वे सारे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, जो भी निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, ये मारकर अजैव संसाधन होगा। कैसा संसाधन होगा? अजैव संसाधन होगा। ये शर्ट अजैव संसाधन होगा, क्योंकि निर्जीव वस्तुओं से इसका निर्माण हुआ। ये प्लास्टिक क्या था? निर्जीव वस्तु था, उसी से इसका निर्माण हुआ। जैसे धातुएं, जितना भी लोहा हो गया, एल्युमिनियम, सब जितना भी है, आपको जितना भी धातु में आता है सब क्या हो जाएगा? वे निर्जीव होगा, इसलिए अजैव संसाधन कहलाएगा। चट्टानें, खनिज, वो सारा का सारा आपको अजैव संसाधन कहलाएगा। मतलब इसमें जीव नहीं होता है, ये निर्जीव होता है। मतलब कह सकते ये
इसमें प्राण नहीं होते हैं और ये सांस नहीं ले सकते हैं, इसलिए अजैव संसाधन। जो सांस लेगा जैव संसाधन, जो सांस नहीं लेगा वो जैव संसाधन। बस इतना याद रखिएगा और सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज आगे हम लोग बढ़ते हैं। यानी आप देख लिए, पहला देख लिए, उत्पत्ति के आधार पर देख लिए। अब अगला हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर देख लिए, दूसरा उपयोगिता के आधार पर देखेंगे, फिर आपको स्वामित्व के आधार पर देखेंगे, फिर विकास की स्थिति के आधार पर देखेंगे। चलिए अगला हम लोग बढ़ते हैं। तो चलिए पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, अपने कॉपी में लिख लीजिए या शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, बाद में लिखिएगा, उसके तब हम इरेज करेंगे। चलिए इरेज हम करते हैं। चलिए तो आप लोग उतार लिए होंगे, इरेज कर दिए हम। और आपको दूसरा, पहला तो आप पढ़ लिए, दूसरा है उपयोगिता के आधार पे। दूसरा क्या है? उपयोगिता के आधार पे संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। उपयोगिता के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? संसाधन को दो भागों में बांटा गया है। अब इससे पहले पढ़े थे उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को दो भागों में बांटा था। कौन कौन? जैव संसाधन और जैव संसाधन। अब देख लीजिए उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन को दो भागों में बांटा गया, नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन और नवीकरणीय संसाधन दो भागों में। नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन, वन्य जीवन, ये सब। जैसे देखिए आप सौर ऊर्जा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, ठीक ना, रासायनिक विधि द्वारा। जैसे आप सोलर सेल लगा देते हैं, उससे क्या करते हैं? धूप में सोलर सेल को रखते हैं, उससे आप बैटरी में एनर्जी को स्टोर कर लेते हैं। फिर उस बैटरी से आप पंखा चलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, ठीक ना। तो ये क्या हुआ? पुनः 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 उत्पन्न किया जा सकता है, पुनः बनाया जा सकता है, पुनः आपको प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए इसको आप बोल सकते हैं चक्रीय संसाधन भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आप जैसे उसको सौर ऊर्जा से आप बैटरी में एनर्जी प्राप्त कर लिए, बैटरी से बल्ब जला लिए, बल्ब से प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित कर दिए, तो ये क्या हुआ? चक्रीय हुआ कि नहीं हुआ? चक्रीय हुआ। मतलब गोल गोल घूमते रहेगा। इस तरह से यहाँ से बना दूसरा रूप में, फिर दूसरा रूप में, फिर तीसरा रूप में, फिर तीसरा रूप में, फिर उसी रूप में एकदम बदलते रहता है। तो ये हुआ। अगर नवीकरणीय संसाधन को आप चक्रीय संसाधन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, वन्य ऊर्जा, ठीक ना। तो आप लोग अच्छा समझ गए होंगे क्या चीज? नवीकरणीय संसाधन। तो चलिए देखते हैं अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसा संसाधन जो कि इसका बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जटिल प्रक्रियाओं द्वारा बनता है। जैसे कोयला का निर्माण होता है, बहुत एकदम लाखों साल पहले भूकंप पृथ्वी पर आया होगा, जिससे लाखों पेड़ पौधा, जीव जंतु अंदर चले दब गए और ढेर सारा दाब पड़ा उस पे, जिसके कारण से जितना भी ठोस था, जैसे वृक्ष, पेड़, तो वो क्या बन गया होगा? कोयला बन गया। उस सब का पत्ता और जो पक्षी, जानवर, वो सब जो दबा होगा वो बन गया होगा पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोलियम में कौन आता है? पेट्रोल आता है, डीजल आता है, केरोसिन आता है, ठीक ना। ये सब पेट्रोलियम पदार्थ में। मतलब ये क्या हुआ? अचक्रीय। मतलब एक बार इसका उपयोग कर लिए तो दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। ये क्या हो गया? अचक्रीय। यहाँ उपयोग हुआ, बस यहीं समाप्त। ये चक्कर में नहीं पड़ता है। नवीकरणीय चक्कर में पड़ता है। नवीकरणीय संसाधन को आप एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, ठीक ना। कैसे? यहाँ से सौर ऊर्जा को क्या किए? प्राप्त किए, फिर उसको क्या बोले अभी तुरंत बताए थे, बैटरी में रख लिए, फिर उससे लाइट जलाए, मोबाइल चार्ज किए, पंखा चलाए। लेकिन इसमें एक बार अगर आप कोयला जला दीजिएगा तो फिर उस कोयला का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वो कोयला जल गया, वो राख बन गया, वो राख खत्म हो गया। फिर उसको आप चाहिएगा फिर से कोयला को जलाकर फिर से हम खाना बनाएंगे तो संभव नहीं है। एक बार पेट्रोल आप गाड़ी में डालते हैं, पेट्रोल जल जाता है, धुआं बन के उड़ जाता है, फिर उसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाते। डीजल एक बार जल गया तो उपयोग नहीं कर पाते हैं। और ये बहुत ही जटिल प्रक्रियाओं द्वारा बनता है।
इसलिए ओ नवीकरणीय मतलब इसका नया रूप नहीं हो सकता है। एक बार जल गया, खत्म हो गया, तो इसको ओ चक्रीय संसाधन भी बोल सकते हैं। ओ नवीकरणीय संसाधन को ओ चक्रीय संसाधन भी कहते हैं, और नवीकरणीय संसाधन को चक्रीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग अच्छी समझ गए होंगे। इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, तो हम पहला पढ़ लिए, दूसरा पढ़ लिए, अब तीसरा देख लीजिए। स्वामित्व के आधार पे संसाधन को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 4 भागों में बांटा गया है। अब देखिए 4 भागों में कौन कौन है? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम पहले समझेंगे व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं। तो व्यक्तिगत संसाधन, पंखा ऑफ कर दीजिए, अब आ जा रहा है। व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? तो देखिए, व्यक्तिगत संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है। जैसे ये हम खरीद लिए, इसका हम किसी को मूल्य चुकाए हैं, तो ये मेरा व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ये मेरा पेन क्या है? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। ये बोर्ड हम इसका किसी को कीमत चुका है, तो ये क्या हुआ? व्यक्तिगत संसाधन हो गया। आप जो जिस घर को खरीदे हैं या जिस गाड़ी को खरीदे हैं, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन हो गया। उस पे आप सरकार को टैक्स भी देते हैं, ठीक ना। आप जो जॉब करते हैं जहाँ पे, वहाँ पर जो सैलरी मिलता है, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन है। वो आपसे कोई नहीं ले सकता है, नहीं मांग सकता है कि नहीं ये इस पर हमारा भी अधिकार है, ठीक ना। तो वो क्या हुआ? बाइक हो गया। तो बाइक भी क्या है? व्यक्तिगत संसाधन है। ये सब पे हम सरकार को टैक्स भी देते हैं। व्यक्तिगत संसाधन पर सरकार को टैक्स दिया जाता है, ठीक ना। जैसे कोई बोलता है काला धन, तो काला धन उसी को कहते हैं जिस धन पे आप सरकार को टैक्स नहीं देते हैं, वो काला धन कहलाता है। जिस पे टैक्स दे देते हैं वो काला धन नहीं कहलाता है। नहीं कहते हैं व्हाइट मनी, ब्लैक मनी। व्हाइट मनी में हम टैक्स चुकाते हैं, ब्लैक मनी वो कहलाता है जो हम टैक्स नहीं चुकाते हैं। तो समझ गए होंगे, घर हो गया, खेत हो गया, गाड़ी हो गया, कपड़ा हो गया, ये सब आपका किसका एग्जाम्पल हो गया? तो किसका? तो व्यक्तिगत संसाधन। तो दूसरा देखिए, सामुदायिक संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का अधिकार हो, ठीक ना, एकदम समूह का अधिकार हो, किसी समुदाय का अधिकार हो, तो वो सामुदायिक संसाधन कहलाएगा। जैसे तालाब, किसी मोहल्ला में तालाब है, तो उस मोहल्ले के लोग सब उसमें यूज करते हैं। दूसरे गांव का लोग आता है तो वो बोलते नहीं, हम लोग इस पर मेहनत करके इस तालाब को स्वच्छ बनाए हैं, अच्छा से बनाया है, इस पर पैसा खर्चा किए, तो तुम लोग कहे आता है, मना कर सकते हैं। शमशान भूमि में जो हम लोग जब किसी का देहांत होता है तो क्या उसको हम जलाने जाते हैं, दफनाने जाते हैं, जैसे कब्रगाह हो गया, तो वो भी क्या हो गया? सामुदायिक संसाधन हो गया। खेल मैदान, किसी खास खेल मैदान होता है समुदाय का, मंदिर होता है, मस्जिद होता है, गुरुद्वारा होता है, ये सब किस में आता है? सामुदायिक संसाधन में। तो चलिए इसको लिख लीजिए, उसके बाद दोनों हम आगे हम बताते हैं, और नेक्स्ट बताएंगे राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको उतार लीजिए। चलिए, तो आप लोग लिख लिए होंगे, स्वामित्व के आधार पे संसाधन 4 भागों में बांटे थे हम लोग। तो 2 भाग अभी आप लोग समझ चुके हैं। कौन कौन समझ चुके हैं? तो 2 भाग आप लोग समझ चुके हैं, व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? जो तकनीकी तौर पर यानी कानूनी रूप से देश में पाए जाने वाले वे सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाएंगे, ठीक है। जैसे सड़क हो गया, नहर हो गया, वन हो गया, वन्य जीव हो गया, और समुद्र में जो जैसे आपको भारत, ठीक है, ये देखिए आपको जैसे ये आपका भारत वाला एरिया, इधर से क्या है? अरब सागर, इधर से क्या है? अरब सागर, और इधर से है बंगाल की खाड़ी, ठीक है। इधर से बंगाल की खाड़ी, इधर से हिंद महासागर, इधर से क्या है? हिंद महासागर,
हिंद महासागर। तो आप लोग देखेंगे कि ये जो किनारे, जैसे भारत का ये किनारे जो है, इससे इससे इधर या इधर या इधर, तो सटा हुआ एरिया जो है समुद्र में वो 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील यानी 19.2 किलोमीटर, 19.2 किलोमीटर एरिया तक जो भी संपत्ति है, या मछली हो, ठीक है, या कुछ भी हो, तो वो सब क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। क्या कहलाएंगे? राष्ट्रीय संसाधन। आपके जो देश में जितना भी आपका सड़क है, सब राष्ट्रीय संसाधन है। स्कूल, कॉलेज, ये सब क्या? राष्ट्रीय संसाधन है। सड़क क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। तो आप लोग अच्छा से समझ गए होंगे राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, जो कि एकदम उस पे पूरे राष्ट्र का उस पे क्या हो? अधिकार हो, वो क्या कहलाएगा? राष्ट्रीय संसाधन। तो आप देखते हैं समुद्र के किनारे वाले एरिया में मछली मारते हैं तो वो पूरा देश को कोई भी जाके मार सकता है। ऐसा नहीं कि तमिलनाडु के बगल में तो सिर्फ तमिल लोग ही मछली मारेगा, बिहार का लोग भी वहाँ पे जाके मछली मार सकता है, ठीक ना? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि ये राष्ट्रीय संपत्ति कहलाता है। क्या कहलाता है? राष्ट्रीय संपत्ति। चलिए आप लोग समझ गए होंगे। यानी आप लोग ये भी देख लिए हैं कि 12 समुद्री मील बराबर होता है 19.2 किलोमीटर। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुका है कि राष्ट्रीय संसाधन कितना किलोमीटर समुद्र तक होता है, तो 19.2 किलोमीटर तक समुद्र में होता है। अब चलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं? ऐसे संसाधन जिस पर किसी देश का, ऐसे संसाधन जिस पे किसी देश का अधिकार ना होकर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों का अंतर्राष्ट्रीय संसाधन लिख दिए हैं क्या? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं। तो यहाँ पे लिख भी किए थे ना, सही था, संसाधन। हाँ, यहाँ देख लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार हो, क्या कहलाता है? अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे आपका ये भारत रहा, ये भारत का जो ये एरिया है, यहाँ से 200 किलोमीटर, कितना? 200 किलोमीटर, कोई भी देश के बाउंड्री से 200 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर जब जाते हैं तो वो वहां से जो आगे जो भी खाली जगह है उसमें जो भी मछली मरे, हीरा निकले, मोती निकले, पेट्रोल निकले, सभी उस पे क्या? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होता है, किसी खास देश का अधिकार नहीं होता है। जैसे आपको हम बताए हैं राष्ट्रीय संसाधन में आपके देश के बाउंड्री से समुद्र में 19.2 किलोमीटर तक जाइएगा, लेकिन यहाँ तक आपको सब कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन आपका अधिकार, किसी भी देश का अधिकार कहाँ तक है? 200 किलोमीटर तक है। 200 किलोमीटर के बाद क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का अधिकार होगा। लेकिन कहिएगा कि कोई देश, दो देशों के बीच में 100 किलोमीटर दूरी है, 50 किलोमीटर दूरी है, तो उसमें कैसे बांटेगा? उसमें आधा आधी बांटेगा, ठीक ना? क्या करेगा? आधा आधी बांटेगा। तो आप लोग समझ चुके हैं राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसको कहते हैं। अब चौथा हम लोग देखेंगे विकास के स्तर पे संसाधन को कितने भागों में बांटा गया। विकास के आधार पे भी संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। संभावित संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संचित कोष संसाधन। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, पार्ट 3 में। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोग लंबा वीडियो देखने में परेशान ना हो, इसलिए हम छोटा में ही इसको रखते हैं। तो आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा। पार्ट 3 जो आएगा उसमें आप लोग को अगला मिलेगा। ये चैप्टर पार्ट 3 में कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 आप लोग देख चुके हैं, पार्ट 2 ये रहा, और पार्ट 3 में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।